started ना? Yes, sir. Okay, sir. Yes, Okay, sir. sir. Okay, sir. Again, good morning to all of you. Okay, sir. चलो तो फिर इनकम टैक्स में ना आज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और कुछ बचा कुचा प्रोविजंस है वो मैं बात करूंगा सर, ठीक है। लास्ट क्लास मंडे को मैंने लिया था और मंडे वाला क्लास में मैंने ना आप लोगों के साथ डिविडेंड के बारे में चर्चा किया था। उस दिन हाइब्रिड मोड में भी क्लास हुआ था, काफ़ी कुछ लोग ऑफलाइन में आए थे, कुछ लोग ऑनलाइन ज्वाइन किए थे, ठीक है सर। अगर बाई चांस किसी का मिस है ज़रूर एक बार देख लेना सर अदर सोर्स का डिविडेंड डिस्कशन, ठीक है। कि डिविडेंड इनकम जो है सर, डिविडेंड इनकम सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ए से लेके क्लॉज ई तक, ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ए से लेके क्लॉज ई तक का पूरा एरिया है जो मैंने आप लोगों के साथ उस दिन बात किया था। इसके अलावा और भी चीज़ें डिस्कशन हुआ था सर, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन था कि डिविडेंड इनकम, डीम डिविडेंड इनकम, ठीक है, इसके बारे में मेनली चर्चा हुआ था। तो बाकी प्रोफार्मा फॉर्मेट आप लोग जानते हो इन द सेंस इसके बारे में भी क्लास में डिस्कशन हुआ है, ठीक है सर। सर आज क्या होगा सर, आज मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा और कुछ एरिया हैं जिसमें मुझे लगता है थोड़ा बात कर लेना चाहिए, इस तरह का कुछ एरिया है मैं बात करूंगा, ठीक है। जैसे ये मैंने आप लोगों के साथ मेनली जो सेक्शन 56 का एरिया है इसके ऊपर काफी चर्चा किया। इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड, माने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो पर्टिकुलर हेड है 5 हेड में से, उसमें से इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड सेक्शन 56 में बोला गया है कि किस किस इनकम को मेनली अदर सोर्स में ट्रीट करना चाहिए, माने इनकम टैक्स में चार्ज किया जाए। माने अगर आपका इनकम डिविडेंड से हो रहा है, ठीक है, जिसमें डिविडेंड इनकम का भी टाइप्स है जैसे कि सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 1, ठीक है, ये डिविडेंड इनकम है। फिर डिविडेंड का जो अलग अलग टाइप्स है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लॉज ए से लेके ई, जिसमें डीम डिविडेंड के बारे में लास्ट क्लास जोर का चर्चा रहा है सर। और फिर मैंने आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चंस भी किया था, ठीक है, जो डिविडेंड के ऊपर बेस करके डीम डिविडेंड के मैटर पे काफी अच्छा एक डिस्कशंस रहा था। फिर कैजुअल इनकम सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 1 बी, ठीक है। फिर फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर बेस करके सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 बी, ठीक है। फिर स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर बेस करके माने वही फेयर मार्केट वैल्यू का, इसके ऊपर भी काफी एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉम्पेंसेशन और एनहांस कॉम्पेंसेशन सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 8, ठीक है। तो इस तरह का चर्चा हुआ था सर। इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, लैंड और बिल्डिंग, ठीक है, इस तरह के ऊपर चर्चा चला था। सर आज क्या करवाओगे सर? आज ना आपके साथ मैं मेनली मुझे इच्छा है कि सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेक्शन माना जाता है सर, इस पे चर्चा करना चाहिए, ठीक है। गिफ्ट वगैरह के मैटर में बात करता है, ठीक है। तो ये मैं या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में बात करता है, तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा तो बनता है, इसमें बात करूंगा। मैंने मूवेबल प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई किसी को मिलता है, ठीक है, अगर किसी को मिलता है तो उसको अदर सोर्स में क्या ट्रीटमेंट मिलता है, ये थोड़ा चर्चा का विषय है। फिर इसके साथ साथ सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 का एक्सेप्शंस भी हैं, जहां पर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल हो जाता है। यानी एक बार हाँ बोलेंगे फिर दोबारा ना बोलेंगे सर, गजब होता है ना टैक्स। हाँ सर टैक्स गजब ही है, पहले हाँ बोलो फिर ना बोलो। अब क्या है ना, सरकार भी कंफ्यूज रहते हैं इसीलिए। अच्छा, कंफ्यूज माने क्या करेंगे ना, एक बार हाँ इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि टैक्स चाहिए, फिर ना इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि इनकम पब्लिक को सुविधा देना है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है सर। फिर एक चर्चा का विषय है अनदर इंपॉर्टेंट डिस्कशन, टैक्स और टीडीएस इम्प्लीकेशंस ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। इनएडिक्वेट माने जब प्रॉपर वैल्यूएशंस पे कोई एसेट ट्रांसफर नहीं होता है, जब प्रॉपर वैल्यूएशंस पे कोई एसेट ट्रांसफर नहीं होता है सर, ठीक है, जब प्रॉपर वैल्यूएशंस पे एसेट ट्रांसफर नहीं होता है तब टीडीएस का क्या होता है, तब टैक्स या टीडीएस का क्या हिसाब होता है,
और बेसिकली इसमें कैपिटल गेन का सेक्शन का क्या काम है और अदर सोर्स में इसका क्या एरिया है। डोंट वरी, बताएंगे सर, ठीक है। फ्लो चार्ट देख के लोगों को थोड़ा सा चिंता हो जाता है, लेकिन इतना भी चिंता करने वाला बात नहीं है। फिर कुछ क्वेश्चन, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था। ये जो मिस्टर ए जो शेयर में डील करता है और अपने दोस्तों से काफी सारा शेयर भी लेता है, लैंड लेता है, ये चर्चा मैंने किया आप लोगों के साथ। इसके अलावा और भी सेक्शंस है जो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। जैसे ये एक अच्छा एग्जाम्पल होगा अखिल का, जो 75,000 रिसीव कर रहा है कैश में अपने नीस से, ठीक है। नितिशा का, मिस्टर अक्षत का, दिस इज ऑल्सो अनदर वेरी गुड एग्जाम्पल्स अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर ये वाला एग्जाम्पल भी बड़ा अच्छा रहेगा सर, क्वेश्चन मिस्टर हरी का, मिस्टर हरी एज वेल एज मिस्टर राजेश, ठीक है, प्रॉपर्टी डीलर में। तो वैसे ही वैरायटीज ऑफ थोड़ा एरिया है जो चर्चा करने से अदर सोर्स का एरिया कवर होता है, ठीक है। फिर डिडक्शन नॉट अलाउएबल, माने कुछ खर्चा जो आपको अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। ये कुछ बचा कुछ एरिया है। तो चलो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक काम करो सर, चलो मेरे साथ ना स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन सॉल्व करो। इजी क्वेश्चन है, मैं देखता हूं कि कौन कितना अच्छा जवाब दे पाता है। रेडी हो सर? चलो ट्राई करना सर, ठीक है। ट्राई करने से मत चूकना, ट्राई करना चाहिए, क्योंकि चेष्टा करने से ही जिंदगी में कुछ सुविधा होता है। बिना चेष्टा का तो कुछ नहीं हो सकता। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलो कोशिश करते हैं। तो एग्जामिन अंडर व्हिच सेट द फॉलोइंग इनकम आर टैक्सेबल। वेरी इजी क्वेश्चन। सर मुझे बताओ, मैंने आपको फाइंड आउट करना है कि आउट ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम, 5 हेड्स ऑफ इनकम के अंदर जो सैलरी, पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी, जितना सारा हेड है सर, सैलरी, पीजीबीपी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन एंड आई फूड्स, इस चारों हेड में से जो भी फॉलोइंग इनकम है आप इनको कहां पर पुट करना चाहोगे। तो रेंटल इनकम इन केस ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड फॉर 3 इयर्स। अगर कोई प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड है और वहां से कोई रेंटल इनकम कमा रहा है, तो इसे आप कौन सा इनकम पे ट्रीट करोगे? रेंटल इनकम इन केस ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड माने बात समझ लो सर, आपका प्रॉपर्टी का बिजनेस है, माने आप प्रॉपर्टी खरीदना बेचने का काम करते हो, प्रॉपर्टी डीलर, ठीक है। यू आर ए प्रॉपर्टी डीलर और आपके पास कुछ बिल्डिंग या फ्लैट्स हैं जो आप ऑलरेडी बना तो चुके हो, बट अभी भी सेल नहीं हुआ। तो क्योंकि सेल नहीं हो रहा है, इसलिए आप क्या कर रहे हो सर, 3 साल आपके पास ही है, स्टॉक इन ट्रेड के नाम पे बेच सकते हैं, कल बेचेंगे, लेकिन 3 साल तक आपके पास है, आप किसी को रेंट पे दे चुके हो। कुछ तो कॉस्ट रिकवर होगा, कुछ तो कॉस्ट रिकवर होगा रेंट देके। सो अगर फ्लैट वगैरह है आपके पास, लेकिन आप बेचने का काम करते हो, लेकिन आप यहाँ पर इसको रेंटल दे रहे हो किसी को, तो ये रेंटल इनकम किस हेड में जाएगा? बोलो सर, पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेल ट्राई, ठीक है। ट्राई भी नहीं बोलूंगा, अच्छा आंसर दिया सर। सर ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा। भले ही ये सुनने में पीजीबीपी का ही लग रहा है सर, इनका तो बिजनेस ही प्रॉपर्टी का है सर, बिजनेस प्रॉपर्टी का है, पर प्रॉपर्टी बेचा थोड़ी है, प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया है। वो भी कौन सा प्रॉपर्टी? अच्छा अगर प्रॉपर्टी 3 साल से कम पीरियड के लिए होल्ड में होता तो फिर पीजीबीपी में ही रख देते, लेकिन ये कम से कम 3 साल इसका होल्डिंग में, इसके बाद वो रेंटल दे रहा है, ठीक है। तो ये इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा सर। वेरी गुड सर, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। थैंक यू। तो ये हाउस प्रॉपर्टी हेड का है। चलो दूसरा बताओ, सैलरी रिसीव्ड बाय ए पार्टनर फ्रॉम हिज पार्टनरशिप फार्म। पार्टनरशिप फार्म से पार्टनर को जो सैलरी मिलता है, इसे कौन से हेड में ट्रीट करना चाहिए? सैलरी या पीजीबीपी? पीजीबीपी। सर पार्टनरशिप बिजनेस है ना, तो पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर को जो सैलरी रिसीव होता है वो पार्टनर का बिजनेस है, भले ही वो सैलरी मिल रहा है उनको, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना, नेचर को समझे। पार्टनरशिप बिजनेस होता है ना सर, चाहे बिजनेस हो या प्रोफेशन,
तो वहां पर एक पार्टनर को जो मिलता है अपने फार्म से, भले ही एज ए सैलरी मिल रहा हो, बट वो पीजीबीपी का पार्ट है, इसीलिए सैलरी रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम हिज पार्टनरशिप फर्म इज अ पीजीबीपी इनकम, ओके, नॉट अ सैलरी इनकम, क्योंकि रिलेशन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला नहीं है। सैलरी के चैप्टर में स्टार्टिंग में जो मैं शॉर्ट नोट्स लिखाता हूँ, जो लोग रेगुलरली क्लास किए हो और जिनका सैलरी चैप्टर हुआ है, जिनका नहीं हुआ वो बाद में करेगा, सैलरी चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैं एक शॉर्ट नोट्स लिखाता हूँ सर। शॉर्ट नोट्स में मैं ये बात लिखता हूँ कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर के साथ पार्टनर का नहीं है, पार्टनरशिप के साथ पार्टनर का रिलेशन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला नहीं है। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशन नहीं होगा ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशन नहीं होगा तो सैलरी कभी नहीं होगा, ये ऑलवेज पीजीबीपी का पार्ट माना जाएगा। तो दिस इज अ पीजीबीपी, मैंने प्रॉफिट्स एंड गेन्स इन बिजनेस एंड प्रोफेशन। गुड सर, वेरी गुड। चल, मशीनरी रेंट देके अगर आप कुछ इनकम करते हो, मशीन रेंटल, मशीन रेंट देके, सपोज आपके पास एक बड़ा सा जनरेटर है, ठीक है, ठीक है, आजकल वो अल्ट्रा फैशन जनरेटर होते हैं ना, अच्छा अल्ट्रा फैशन हो या फिर ओल्ड फैशन, डजेंट मैटर, मशीन तो है, मशीनरी को रेंट पे देते हो और वहां से इनकम कर रहे हो, क्या करोगे? मशीनरी का रेंटल इनकम किधर जाएगा? सर पीजीपी। सर ये जवाब जो है, हाँ बोलो सर। अदर अदर सोर्स सर, वोट दोनों तरफ बांट गया, ठीक है, फेवर में है भी है और अगेंस्ट में भी है, या फिर हाइब्रिड है, पीजीबीपी है कि आईफोस है? सर दोनों हो सकता है, पर ऑब्वियसली दोनों एक साथ नहीं हो सकता, या तो पीजीबीपी या तो अदर सोर्स। सर अब सवाल उठता है कि अगर मशीनरी रेंट देना आपका रेगुलर काम है, मशीनरी रेंट पे देना, जैसे डेकोरेटर्स कंपनीज होते हैं ना सर, डेकोरेटर्स कंपनी, इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज होते हैं ना, उनके पास होते हैं मशीन्स वगैरह, वो मशीन्स रेंट पे दे के कमाते हैं, ठीक है, या बड़े बड़े कंपनीज है मशीन रेंट पे लेते भी हैं, तो जिसका काम रेगुलर होगा वो पीजीबीबी में ट्रीट करेगा। लेकिन अगर इरेगुलर होगा, साल में 2 बार 4 बार या कभी कभी करता है, नॉट रेगुलर, ठीक है, तो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ट्रीट करेगा। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कौन सा सेक्शन कोई बता सकते हो, ये कौन सा सेक्शन का पार्ट है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 2, ठीक है, रोमन में। बस एक बात ध्यान रखना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में तभी आप रेंटल और मशीनरी को ट्रीट करना अगर ये पीजीबीपी में ट्रीट नहीं होता है तो। if already done in pgbp then do not need to create ifo set, okay, but अगर pgbp में ट्रीट कर नहीं करते हो, if no pgbp is there, ठीक है, if this is not a pgbp income then ये किधर चला जाएगा? आईफोस में चला जाएगा। ठीक है सर, बात समझ में आया? समझे कि नहीं, बोलो सर। ओके सर, यस सर। थैंक यू सर। देखा सर, कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। अच्छा, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, भाई ये पर्सन हैविंग द सेम एज ए बिजनेस एक्टिविटी, लॉटरी का बिजनेस भी करते हैं और लॉटरी भी जीता है, क्या करोगे? अदर सोर्सेज। सिंपल है सर, विनिंग फ्रॉम लॉटरी का तो कोई हेड हेड ही नहीं है, भले ही आपका लॉटरी का बिजनेस हो, लॉटरी के बिजनेस के साथ लॉटरी इनकम का कोई कनेक्शन नहीं है, बिजनेस करके आपको कमीशन मिलता है। आप लोग देखे हो कभी लॉटरी दुकान देखे हो? ये देखो सर, काफी लॉटरी दुकान मिल जाएगा आपको, वेस्ट बंगाल में तो अभी लोगों का कोई क्या बताऊं सर, छोड़ो, लॉटरी का दुकान भर रहा है, जिधर देखो लॉटरी का दुकान आपको मिल जाएगा। ये लॉटरी का टिकट होता है ना, ठीक है, सिंगम टफ 51 लाख का प्राइस है, ठीक है, लॉटरी का टिकट काटो, अगर जीत गए तो किस्मत बदल गया, ठीक है।
सर ये जो लॉटरी का बिजनेस जो लोग चला रहे हैं, ठीक है, जैसे इनका लॉटरी का दुकान है, ये लॉटरी का बिजनेस कर रहे हैं, अब ये टिकट गवर्नमेंट अप्रूवल अथॉरिटी से खरीदना पड़ता है, फिर ये टिकट की जितना टिकट सेल करेगा उसके ऊपर इनको कमीशन मिलता है, ये इनका बिजनेस है। इसके साथ इनका लॉटरी का जीतने का कोई कनेक्शन नहीं है सर, जीत जाए तो वो अलग बात है, वो अलग बात है, वो अलग बात है, और इसलिए अदर सोर्स है। और बिजनेस से जो कमीशन कमा रहा है, अगर वो रेगुलर बिजनेस इनकम है तो पीजीबीबी में ट्रीट कर सकता है, या फिर अगर पीजीबीबी में ट्रीट नहीं करेगा तो अदर सोर्स में अलग से कमीशन इनकम बोल के दिखा सकता है। ठीक है, ये देखो, ये सब लॉटरी टिकट का एजेंसी होता है सर, देख रहे हो, लक्की लॉटरी एजेंसी, जीरकपुर, कहां पर है, उत्तर प्रदेश, पंजाब स्टेट सरकारी लॉटरी बिक्री केंद्र पंजाब का, ठीक है, पंजाब में, बंगाल में भी मिलेगा आपको लॉटरी। ये देखो, लॉटरी सेंटर कहाँ पर है, खड़गपुर में, हाँ वो बहुत चलता है खड़गपुर में, मेरे को बहुत पता है सर, ठीक है, ये खड़गपुर में, इंदा में, आई नो वेरी वेल सर। तो जो भी हो, इवन हमारे केष्टपुर में भी कितना है, बागेवाटी केष्टपुर में, ठीक है, केष्टपुर के एकदम मेन रोड के ऊपर, बागेवाटी के रोड के ऊपर, आपको कुछ दिखे ना दिखे, लॉटरी का दुकान जरूर दिखेगा। और ये सिर्फ एक लोकेशन में नहीं है, मैं तो जहां जाता हूँ मुझे लॉटरी दुकान दिख जाता है सर, ठीक है सर, कितना अच्छा बात है ना सर, सरकार क्यों बंद नहीं करता, अरे सरकार को अच्छा कमाई होता है, इनकम होता है, ठीक है लॉटरी दुकान से भी, लॉटरी जीतने के बाद सरकार को 30%, ठीक है, टीडीएस में काफी इनकम है सर, स्टेट टैक्स वगैरह बहुत कुछ हो जाता है। चलो अलग बात है, आशा करता हूँ कि समझ में आया। तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी बाय ए पर्सन हैविंग द सेम एज बिजनेस एक्टिविटी अदर सोर्स, वेरी गुड सर। सैलरी पेबल टू ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बोलो सर, सैलरी पेबल टू ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी एमएलए, एमपी एमएलए एटसेट्रा। एमएलए माने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, माने विधानसभा, समझते हो विधानसभा कहाँ होता है, विधानसभा स्टेट का होता है, माने राज्य का, ठीक है, और एमपी कहाँ का होता है, एमपी राज्य का ही होता है, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जाते हैं, उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। जो स्टेट का पार्लियामेंट होता है उसको विधानसभा कहते हैं, और जो सेंट्रल का सभा होता है उसको पार्लियामेंट का एमपी कहता है, उसे लोकसभा कहते हैं। अब ज्यादा पॉलिटिकल साइंस अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा पढ़ाने का मुझे मौका मिलता है। जिन लोगों का आजकल सर सीए का करिकुलम में, सीएस का तो था ही, सीएमए का भी रिसेंट फाउंडेशन करिकुलम में एज वेल एज इंटरमीडिएट में भी हल्का सा दिया है, और सीए का भी रिसेंट करिकुलम में ऐड किया है सर, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, तो मुझे मौका फिर से मिल गया। पहले सिर्फ सीएस वालों को ही पढ़ाता था, ठीक है, उन लोगों का एक पेपर आता है जूरिस्प्रूडेंस बोल के, ठीक है, तो उसमें नॉर्मली पढ़ाने का मौका मिलता है, लेकिन इस बार सभी को मोटा मोटी पढ़ने का मौका मिल गया कॉन्स्टिट्यूशन। आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जानेंगे ना, तो आपको थोड़ा बहुत ये लोकसभा राज्यसभा ये सब आइडिया होना चाहिए, सबको होना चाहिए। देश के राजनीति नहीं समझोगे, देश कैसे चलता है नहीं समझोगे, तो फिर कैसे चलेगा, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, अपने देश के प्रति हर किसी को दायबद्ध होना चाहिए। प्रॉब्लम यही है कि सर हम लोग अपने बारे में सोचते हैं, देश के बारे में नहीं, ऐसा ट्रेनिंग होना चाहिए सबको कि देश के बारे में सोचने में बाध्य हो, तो ना कोई ये नहीं हमारे तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता, अगर हर देशवासी अपने देश के प्रति अपना ड्यूटी निभाए तो। जैसे भी इसराइल और पैलेस्टाइन का लड़ाई चल रहा है, कोई पैलेस्टाइन को फेवर कर रहा है, कोई इसराइल को फेवर कर रहा है, वो अलग बात है, वो अलग मुद्दा है। बट एक बात है सर, पैलेस्टाइन तो लड़ाई नहीं, मतलब पैलेस्टाइन क्या किया, हमास बोल के एक टेररिस्ट ग्रुप है जो इसराइल पे अटैक किया, अब बदले में इसराइल अपना प्रोटेक्शन के चक्कर में पावरफुल भी है और अटैक करे जा रहे हैं। अब वो अलग बात है कि मुद्दा क्या है, मैं मुद्दों पे बात नहीं करूंगा, बट इतना आपको मैं बताता हूँ, इसराइल जो है, इसराइल के बारे में एक बात आप सबको जानना चाहिए कि इसराइल, ठीक है, इसराइल एक ऐसा देश है जो आज के डेट में भी अगर देखो हार्डली 1 करोड़ के आसपास का पॉपुलेशन है, 90 लाख से 1 करोड़, लेकिन ये लोग अपने आप को इतना डेवलप किया है, इतना डेवलप किया है
कि 10th पास करने के बाद हर किसी को मिलिट्री ज्वाइन करना है। 2 साल का मिलिट्री ट्रेनिंग इजराइल में सबके लिए मस्ट है, और कोई भी बंदा दुनिया के किसी भी कोने में रहे, हर किसी को इजराइल का सिटीजनशिप मिलेगा अगर वो इजरायली है तो, माने अगर वो यहूदी या ज्यूज है तो, ठीक है, मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये सर्वाइवल का मैटर है इनका, और इसलिए ये रूल बना के रखा है, हर किसी को मिलिट्री करना है। रिसेंटली एक टेलर स्विफ्ट बोल के एक फेमस पॉप सिंगर है, नाम जानते हो? टेलर स्विफ्ट बड़ा बड़ा फेमस पॉप सिंगर हाँ सर। है ना? उनका जो बॉडीगार्ड है, ठीक है, उनका जो बॉडीगार्ड है वो इजरायली है, माने ज्यूज है। रिसेंटली क्योंकि इसराइल के ऊपर अटैक किया हमास ने, और अभी बहुत ही खराब है, इसराइल को हराना नामुमकिन की हालत बराबर है सर। इज रियली पावरफुल टेक्नोलॉजिकली, इज वेरी पावरफुल, दिमागी दिमाग में बहुत पावरफुल होते हैं लोग, बहुत पावरफुल, और आज से नहीं, बहुत पुराना रिलीजन है इसका। यहूदी कॉन्सेप्ट आज का नहीं है सर, जीसस क्राइस्ट भी एक यहूदी फैमिली में जन्मे थे, ठीक है, तो यहूदी का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, ठीक है, ये धर्म का बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो यहूदी इज अ वेरी पुराना मैटर, बट बीच में ना इनको अपने जगह से जड़ से अलग कर दिया गया था। रोमन एम्पायर और भी काफी एम्पायर का मैटर है, तो अलग इतिहास है, 5000 साल पुराना इतिहास है, हम उतना इतिहास में नहीं जाऊंगा। बट एक चीज आपको मैं बोलूंगा कि देश के प्रति क्या ड्यूटी क्या होता है वो इजराइल दिखाते हैं। तो ये पॉप सिंगर का जो बॉडीगार्ड है वो जॉब छोड़ के चला आया, बोले नहीं हमको लड़ाई करना है अपने देश के लिए। हमारे इंडिया का कोई करेगा सर, बाहर में नौकरी करने गया है और देश के लिए वार्ड लड़ने के लिए छोड़ के आ जाएगा? मिलना मुश्किल है, ठीक है। तो मैं जस्ट आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि एक कंट्री के प्रति उसके सिटीजन का क्या, माने कहीं भी रहे देश सर्वोपरि है। ये जो सोच है ना, सिर्फ कविता लिखने पे नहीं होता, काम करने पे होता है। हम लोग सिर्फ गाना गा के, हाँ हमारा देश हमारा महान हमारे यहाँ, ऐसा करते हैं, लेकिन अगर देश के प्रति कर्तव्य है तो दिखाना पड़ता है, जैसे कि इजराइल है वो दिखा रहा है सर, और दिखाते हैं ये लोग। और यही रीजन है कि आज तक 1948 में न्यूली फॉर्म हुआ, ठीक है, उसके बाद से एक भी जंग नहीं हारा, चारों तरफ उसका एनिमी है, जिधर देखो हर कोई उसका एनिमी है। अरब नेशंस, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, हर कोई उसका एनिमी है, तुर्की, लेकिन उसको हराना नामुमकिन है। ये इसलिए संभव है क्योंकि हर एक इजरायली अपने देश के लिए जान कुर्बान करने के लिए रेडी है। नहीं सीरियसली, जो चीज अच्छा है वो तो मुझे बोलना पड़ेगा, बाकी ऑब्वियसली अब पॉलिटिकल मैटर है उसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, छोड़ो सर, चलो सर। अब बात है सर कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनको जो सैलरी मिलता है ये कौन से हेड में जाएंगे? बोलो, चलो थोड़ा सा रिसेंट करंट अफेयर्स हो गया, बट वापस आ जाओ। अदर सोर्स ना, पार्लियामेंट का सैलरी। हाँ सर। थैंक यू सर। अच्छा, अगर आपको कोई भी पैसा विदाउट कंसिडरेशन रिसीव होता है, विदाउट कंसिडरेशन माने बदले में आप कुछ पे नहीं कर रहे हो, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन, ये कौन से हेड में जाना चाहिए? विदाउट कंसिडरेशन अगर किसी को कुछ भी अमाउंट मिलता है वो किस हेड में जाना चाहिए? सर अदर सोर्स। थैंक यू सर, अदर सोर्स। अच्छा, इन केस ऑफ रिटायरमेंट इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन if provident fund is unrecognized. In case of retirement interest of on employees contribution if provident fund is unrecognized. जब आप रिटायर करते हो, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन, ठीक है, if provident fund is unrecognized, तो ये वाला पैसा कौन से हेड में क्रिएट करेंगे? जब आप रिटायर करते हो, एम्प्लॉय अपना कंट्रीब्यूशन करता है प्रोविडेंट फंड में, एम्प्लॉयर भी करता है, बट यहाँ पर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉय अपने प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोविडेंट फंड अनरिकॉग्नाइज्ड है, माने नॉर्मली रिकॉग्नाइज होता तो सैलरी हेड में चला जाता ना सर। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का तो ट्रीटमेंट सैलरी में करते हैं ना हम लोग, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का, लेकिन अगर अनरिकॉग्नाइज्ड है तो वो कौन से हेड में जाएगा? बोलो सर। सर ये भी अदर सोर्स। आदर्श सोर्स, थैंक यू सर, ये भी आदर्श सोर्स में जाएगा, थैंक यू।
And there is another income, rental income, in case of a person engaged in the business of letting out a property. प्रॉपर्टी लेट आउट करने का काम है. इन केस ऑफ ए पर्सन एंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट, बिजनेस करता है लेट आउट करने का. लेट आउट माने भाड़ा देना. प्रॉपर्टी लेट आउट करने का बिजनेस करता है. कौन से हेड में जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी या पीजीबीपी? सर पीजीबीपी. थैंक यू सर, बोल दिया ना सर, बिजनेस है उनका, लेट आउट करने का बिजनेस है उनका. ठीक है, पीजीबीपी. वेरी गुड सर. तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सर. मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूं कि इनकम आइडेंटिफाई करना एक बहुत बड़ा काम है सर, कि कौन सा इनकम किस हेड से आ रहा है. ठीक है, कौन सा इनकम किस हेड से आ रहा है उसको पहचानना बहुत जरूरी है. चलो, आप लोग बहुत अच्छा आंसर किए सर, वेरी हैप्पी. अच्छा, एक काम करते हैं सर, फिर से क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे. ठीक है, और भी क्वेश्चन है, डिस्कस करना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन करने से पहले मुझे लगता है कि प्रोविजन डिस्कस करना ज्यादा जरूरी है. ठीक है, इसलिए मैं क्या करूंगा सर, अभी आपके साथ प्रोविजंस पे बात करूंगा. चलो सर, थैंक यू. प्रोविजंस पे बात करना जरूरी है. ठीक है, तो प्लीज सुनो, सुनने के बाद ट्राई टू आंसर. पहले सुनो, फिर सुनने के बाद ट्राई टू आंसर. जैसे लास्ट क्लास में हम लोग ये सब सेक्शन में बात किए थे, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B तक मैंने तो पूरा बात किया था. 7B के बाद मैंने 8 में भी बात किया था. यस सर, एनहांस कॉम्पेंसेशन और कंपेंसेशन. यस, फिर आ जाता है सर ये वाला वीवीआईपी पॉइंट है सर. एग्जाम में ये पॉइंट से सवाल होने का चांसेस काफी होता है, देखा गया है बार बार. एनी सम ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन. कुछ पैसा आपको मिला है बिना कंसिडरेशन का, या कोई प्रॉपर्टी आपको मिला है बिना कंसिडरेशन का. आपको माने आप कौन? मैं जब आप करता हूं, आप किसके बारे में सोचते हो? खुद के बारे में. यस, यू कैन थिंक अबाउट योरसेल्फ, बट यहाँ पर मेनली बात आपके बारे में नहीं है, बात है एसएससी के बारे में. ठीक है, एसएससी माने जिनका इनकम टैक्स कैलकुलेशन हो रहा है. ठीक है, एसएससी उसे कहते हैं ना जिनको टैक्स पे करना है, टैक्स पेयर, उनको एसएससी कहते हैं. और जब भी हम बात करते हैं आपको तो आप समझ लेना कि एसएससी के बारे में बात कर रहे हैं. सर, एनी सम ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन, या तो विदाउट कंसिडरेशन माने बिना कुछ बदले में दिए हुए अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिलता है या कोई पैसा मिलता है, या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन. इनएडिक्वेट माने, इनएडिक्वेट माने लेस वैल्यू. सपोज कोई प्रॉपर्टी का वैल्यू 10 लाख है, पर आपको वही प्रॉपर्टी 5 लाख में मिल रहा है. सर कोई क्यों दे देगा? अरे जो होते हैं ना, कुछ लोग अपने होते हैं, ठीक है, वो देता है ना, अरे रख लो यार. ठीक है, इस तरह का माने कभी कभी ऐसे क्लोज रिलेशंस पे किसी तरह से हो जाता है सर, तो इसको कहते हैं इनएडिक्वेट कंसिडरेशन. ठीक है, तो अगर आपको प्रॉपर्टी का जो मार्केट वैल्यू है उससे भी कम दाम में कोई प्रॉपर्टी या कैश रिसीव होता है जो आपको मिलना चाहिए था उससे कम दाम में, सब्जेक्ट टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द रिसिपेंट, ये रिसिपेंट के हाथ में टैक्सेबल होते हैं. और ये सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 के अंदर बताया गया है. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द प्रैक्टिस ऑफ रिसीविंग सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, ताकि बिना कंसिडरेशन में लोगों को प्रॉपर्टी ना मिले. ठीक है, इसको गवर्नमेंट चाहता है कि इसको कम करना, विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन. सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 brings to tax any sum of money or the value of any property received by any person without consideration or the value of any property received for inadequate consideration. गवर्नमेंट का कहना है कि अगर किसी को भी बिना कंसिडरेशन में कुछ भी मिलता है उसे हम टैक्सेबल कर देंगे आधा सोच. ठीक है, गवर्नमेंट चाहता है कि ये सिस्टम टैक्सेबल हो जाए, लेकिन कुछ लिमिटेशन है, कुछ एक्सेप्शनल्स भी हैं. जैसे कि सम ऑफ मनी, इफ एनी सम ऑफ मनी इज रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन, बिना किसी कंसिडरेशन का अगर कोई पैसा आपको मिलता है जिसका एग्रीगेट वैल्यू
टोटल वैल्यू, एग्रीगेट माने टोटल अमाउंट, एक्सीड्स 50,000, एक्सीड्स 50,000 माने 50,000 क्रॉस कर रहा है, ग्रेटर देन 50,000. If the aggregate value of which exceeds 50,000, the whole of the aggregate value of such sum is chargeable to tax. Greater than 50,000, जैसे कि अगर किसी को 51,000 मिलता है, ठीक है, 51,000 मिलेगा तो ऐसा नहीं कि आपको एक्स्ट्रा 1,000 ही टैक्स देना पड़ेगा, नहीं, पूरा का पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, पूरा का पूरा अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा. कौन से हेड में? अदर सोर्स हेड में. ये कहता है सेक्शन 56 सब्सेक्शन 2 क्लॉज 10. ये हो गया सम ऑफ मनी. सेकेंड पॉइंट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी. सपोज कोई किसी को लैंड या बिल्डिंग दे रहा है बिना कंसिडरेशन का, मैंने कोई रिसीव कर रहा है, बेसिकली ये रिसिपेंट के हाथ में ही सोचो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि टैक्स पेयर्स तो रिसिपेंट ही होगा ना. इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक लैंड, बिल्डिंग और बोथ. अगर आपको किसी से बिना कंसिडरेशन का, एसएससी को किसी से बिना कंसिडरेशन का लैंड मिलता है या बिल्डिंग मिलता है, तो तब आपको ये देखना पड़ेगा द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी वुड बी टैक्स्ड as the income of the recipient if it exceeds 50,000. अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ लैंड और बिल्डिंग, जो गवर्नमेंट का वैल्यूएशन टैक्स अमाउंट है सर, आप लोगों को मैं पहले भी बोला स्टैम्प वैल्यू क्या होता है, गवर्नमेंट डिटरमाइन रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प वैल्यू. अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी वुड बी टैक्स्ड एज द इनकम ऑफ द रिसिपेंट इफ इट एक्सीड्स 50,000. अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 क्रॉस करता है तो उसे इनकम मान लिया जाएगा. अगर स्टैम्प वैल्यू 50,000 ऊपर है तो पूरा का पूरा वैल्यू इनकम मान लिया जाएगा. सर ये हो गया विदाउट कंसिडरेशन, माने बदले में आप कुछ पे नहीं कर रहे. सपोज एसएससी अपने रिलेटिव से कोई प्रॉपर्टी ले रहा है, बिना कंसिडरेशन का ले रहा है, अगर उसका स्टैम्प वैल्यू 50,000 क्रॉस करेगा, स्टैम्प वैल्यू अगर 50,000 क्रॉस करेगा तो जितना अमाउंट होगा उसको इनकम मान लिया जाएगा. दूसरा सवाल होता है सर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन. इनएडिक्वेट माने पर्याप्त नॉय जेटा, ठीक है, शुद्ध बंगला यूज किया मैंने. पर्याप्त हिंदी में भी बोलते हैं सर, ठीक है, पर्याप्त या फिर पर्याप्त, बस बोलने का तरीका अलग है, कॉन्सेप्ट वही है. इनएडिक्वेट, जितना देना चाहिए था उससे कम दे रहे हो. 50 लाख का जमीन 40 लाख पे ले रहे हो. If consideration is less than the stamp duty value, ठीक है, if consideration is less than the stamp duty value of the property and the difference between the stamp duty value and the consideration, ध्यान से सुनना, if the stamp duty value is more than the property value, ठीक है, क्या कहते हैं, if consideration is less than the stamp duty value of the property and the difference between stamp value and consideration is more than higher of 50,000 or 10% of the consideration. माने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और कंसिडरेशन का जो गैप है, ठीक है, स्टैम्प वैल्यू एंड कंसिडरेशन का जो गैप है वो गैप 50 से ज्यादा है या फिर कंसिडरेशन का 10% से ज्यादा है, जो भी ज्यादा होगा इज द हायर ऑफ 50,000 एंड कंसिडरेशन का 10%. द डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प वैल्यू एंड द कंसिडरेशन शैल बी चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द एसएससी एज द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. बस एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, 50,000 और कंसिडरेशन का 10% में से जो भी हायर होगा वही टैक्सेबल वैल्यू माना जाएगा. डोंट वरी, आगे आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगा. लेकिन प्लीज टेल मी सर, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? बोलो, समझ में आ रहा है? ये सर नो? यस सर. यस सर. अच्छा, इसमें ना थोड़ा ट्विस्ट है. आपको तो मैंने ये बताया कि डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प वैल्यू एंड कंसिडरेशन में से अगर वैल्यूएशन 50,000 से ज्यादा होगा या कंसिडरेशन के 10% से ज्यादा होगा तो वो टैक्सेबल होगा एसएससी के हाथ में और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाएगा. बट देयर इज ए ट्विस्ट. ट्विस्ट क्या है? इन केस लैंड और बिल्डिंग माने इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग अ रेसिडेंशियल यूनिट fulfilling the stipulated conditions mentioned below, आगे बताते हैं, is received for inadequate consideration from a person who holds such property as stock in trade. In case immovable property being a residential unit fulfill the stipulated condition mentioned below is received for inadequate consideration. किसी से आप inadequate consideration से
किसी का प्रॉपर्टी ले रहे हो, ठीक है, फ्रॉम ए पर्सन जिसके पास वो स्टॉक इन ट्रेड के नाम पे था, ठीक है, मैंने कोई रियल एस्टेट था स्टॉक इन ट्रेड, then only if the stamp value of the residential unit, only if the stamp value of the residential unit exceeds the sale consideration by 20% of the consideration, ठीक है, अगर स्टैम्प वैल्यू और कंसिडरेशन का 20% जो भी ज्यादा होगा, if the stamp value of the residential unit exceeds the sale consideration by 20% of the consideration or 50,000 whichever is higher, मैंने दोनों का गैप का 20% से ज्यादा कंसिडरेशन का या 50,000 में से जो भी ज्यादा होगा would be the difference between the stamp duty value and the actual consideration which chargeable to tax in the hands of the recipient of the immovable property. The benefit of higher threshold of 20% of consideration or 10% of the consideration shall be available subject to the satisfaction of the following condition. मैंने 20% का डिफरेंस और 10% का डिफरेंस कब लागू होगा ये डिपेंड करता है कुछ कंडीशंस पे। डोंट वरी, अभी आपको मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ये सर, रेसिडेंशियल यूनिट इज ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 12 नवंबर 2020 से लेके 30 जून 2021 तक। Such transfer is by way of first time allotment of the residential unit and consideration paid or payable as a result of such transfer less than 2 करोड़। अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल होता है कि रेसिडेंशियल यूनिट 12 नवंबर 2020 से लेके 30 जून 2021 के बीच में ट्रांसफर होना चाहिए, ट्रांसफर फर्स्ट अलॉटमेंट के हिसाब से होना चाहिए, वो भी रेसिडेंशियल रहने का घर के लिए होना चाहिए, कंसिडरेशन पेड और पेबल एज ए रिजल्ट ऑफ सच ट्रांसफर 2 करोड़ या उससे कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है तो जाके 20% की जगह 10% अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। दो द रेसिडेंशियल यूनिट शुड बी स्टॉक इन ट्रेड ऑफ द सेलर फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ द हायर थ्रेशोल्ड ऑफ 20%, इट शुड बी ए कैपिटल एसेट इन द हैंड्स ऑफ द बायर in the first place of attracting the provision of section 56 subsection 2 clause 10। रेसिडेंशियल यूनिट का मतलब क्या है? रेसिडेंशियल यूनिट माने जिस घर में इंसान रहते हैं, an independent housing unit with separate facilities for living, cooking and sanitary requirement, distinctly separated from other residential unit within the building, which is directly accessible from an outer door through an interior door in a shared hallway and not by walking through the living space of another household। माने घर के बीच में से ही कनेक्टेड होगा, ऐसा रेसिडेंशियल यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। नॉट बाय वॉकिंग थ्रू द लिविंग स्पेस ऑफ अनदर हाउसहोल्ड, किसी के घर के बगल से गुजर के नहीं होना चाहिए। माने सिंपल बात करें, इंडिपेंडेंट हाउस का मतलब क्या कि वो घर पूरा का पूरा आपका ही है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपके घर में जाना है, सपोज ये हाउस 1 है, ये हाउस 2 है, तो हाउस 1 हाउस 2 बिल्कुल क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये भी इंडिपेंडेंट हाउस है, ये भी इंडिपेंडेंट हाउस है, ठीक है। माने हाउस 2 में जिसको रहना है उसको हाउस 1 का रास्ता निकल के आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी कभी ना हमारे देश में बड़ा कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग कॉन्सेप्ट रहता है, घर के अंदर घर है। माने अगर आप ये हाउस 2 है मानो और ये हाउस 1 है, तो हाउस 1 से हाउस 2 में अंदर जाना है तो हाउस 1 का रास्ता क्रॉस करके जाना पड़ेगा, तब वो इंडिपेंडेंट नहीं हुआ ना। इसलिए बोला कि इंडिपेंडेंट हाउसिंग यूनिट विद सेपरेट फैसिलिटीज फॉर लिविंग, cooking and sanitary requirement, distinctly separate from other residential unit within the building, which is directly accessible from an outer door or through an interior door in a shared hallway and not by walking through the living space of another household, ठीक है। ये ज्वाइंट फैमिली में, ये सब फैमिली में प्रॉब्लम होता है कभी कभी, देखना कि घर के अंदर से दूसरे का घर निकलता है तो उसे रेसिडेंशियल यूनिट में काउंट नहीं करेगा। यहाँ पर इंडिपेंडेंट हाउस को ही रेसिडेंशियल यूनिट में काउंट करेगा। तो इसलिए ये वैल्यूएशन जो ट्रांसफर हो रहा है बिल्डिंग, उसमें ध्यान देने के लिए ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो सिंपल बात है सर, रेसिडेंशियल यूनिट का ट्रांसफर एक डेट के अंदर होना चाहिए जो कि 12 नवंबर 2020 से लेके 2021 30 जून तक। ट्रांसफर फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट होना चाहिए एंड कंसिडरेशन पेड और पेएबल एज ए रिजल्ट ऑफ सच ट्रांसफर 2 करोड़ से नीचे होना चाहिए या अप टू 2 करोड़ तक होना चाहिए। और वैल्यू टू बी कंसिडर्ड वेयर द डेट ऑफ एग्रीमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, taking into consideration the possible time gap between the date of agreement and the date of registration, the stamp duty value may be taken as the date of agreement instead of the date of registration। stamp duty value date of agreement लिया जाएगा ना कि date of registration का। if the date of agreement fixing the amount of consideration for the transfer of immovable property and the date of registration are not the same। सर इसके बारे में मैं क्या बताऊं आपको, ये टॉपिक हम लोग कैपिटल गेन में भी पढ़े हैं कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ एग्रीमेंट जो भी पहले होगा उसको लिया जाएगा, है ना।
तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने कैपिटल गेन चैप्टर के अंदर भी पढ़ा के रखा, ठीक है। बार बार एक ही चीज सुनने में ऐसा लगता है कि सर क्या बने चीजें बढ़ रहा है, लेकिन वही बात है सर। और वही देखो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम में होना चाहिए, अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट, ठीक है, तब जाके आप क्लेम कर सकते हो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, अब उसको देखो। और एक बात सर, अगर स्टैम्प वैल्यू और इमूवेबल प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट है, stamp duty value of the immovable property is disputed by the assessee. So in that case, assessing officer may refer the valuation of such property to a valuation officer. अगर स्टैम्प वैल्यू और ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट है एसएससी की तरफ से, तो असेसिंग ऑफिसर माने इनकम टैक्स ऑफिसर इस पर्टिकुलर वैल्यूएशंस को वैल्यूएशन ऑफिसर को ट्रांसफर करेगा. If such value is less than the stamp value, the same value would be taken for determining the value of such property for computation of income under the head income from other source. तो वैल्यूअर जो बोल के देगा उसी को मानना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल बात है ना. अगर डिस्प्यूट है तो वैल्यूअर का बात ही मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि डिस्प्यूट लेके चलेंगे. और अच्छा ये तो हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी. अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया तो, जैसे कि मूवेबल प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड, किसी से आपको कोई मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव हो रहा है बिना कंसिडरेशन का, सेम कॉन्सेप्ट है. इफ इट एक्सीड्स 50,000 पूरा टैक्सेबल होगा. अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू एंड सच कंसिडरेशन एक्सीड 50,000, so the difference would be taxed as the income of the recipient. अगर इनएडिक्वेट है तो डिफरेंस टैक्सेबल होगा. पॉइंट टू बी नोटेड सर. अगर इनएडिक्वेट है मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, डिफरेंस ज्यादा होगा तो डिफरेंस टैक्सेबल होगा. इफ द डिफरेंस बिटवीन द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू एंड सच कंसिडरेशन एक्सीड्स 50,000, सच डिफरेंस वुड बी टैक्सेबल. मानो 51,000 एंड 50,000, डिफरेंस कितना हुआ 1,000, तो 1,000 टैक्सेबल होगा इन द रिसिपेंट के हाथ में. ठीक है सर, ये हो गया मूवेबल का. अब बात है सर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 का एप्लीकेशन. ये जो सेक्शन में तब से आपको बोले जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. The provision of section 56 subsection 2 clause 10 would apply only to property which is the nature of capital asset of the recipient and not stock in trade. Raw material or consumable stores of any business of the recipient नहीं आता इसमें. Therefore, only transfer of capital asset without consideration or for inadequate consideration would attract provision of section 56 subsection 2 clause 10. अब 6 पॉइंट में आपको कुछ गिफ्ट के बारे में बोला गया है. अब इसका भी थोड़ा सा नॉलेज ले लो सर. जैसे कि मैक्सिमम कितना गिफ्ट आप बिना कंसिडरेशन का ले सकते हो. मैक्सिमम कितना गिफ्ट आप बिना कंसिडरेशन का ले सकते हो. मनी, अगर पैसा का बात है, द होल अमाउंट इफ सेम एक्सीड्स 50,000. द टेबल बिलो समराइज द स्कीम ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट्स. अगर गिफ्ट 50,000 के ऊपर का है, पूरा का पूरा कैश में है, टैक्सेबल हो जाएगा. मूवेबल प्रॉपर्टी बिना कंसिडरेशन का, ध्यान से सुनना, मूवेबल प्रॉपर्टी बिना कंसिडरेशन का, द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इफ इट एक्सीड्स 50,000 टैक्सेबल. इनएडिक्वेट माने जितना है उससे कम दाम दे रहे हो. डिफरेंस बिटवीन द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू एंड द कंसिडरेशन, अगर डिफरेंस 50,000 क्रॉस करता है तो टैक्सेबल. इमूवेबल प्रॉपर्टी बिना कंसिडरेशन का, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 के ऊपर चला जाएगा तो टैक्सेबल. इमूवेबल प्रॉपर्टी माने प्रॉपर्टी मूवेबल नहीं है, यही बात आपको एक्सप्लेन कर रहा था मैं डिटेल्स में, उसको शॉर्ट में दिया है. द डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प वैल्यू एंड द कंसिडरेशन, इफ सच डिफरेंस इज मोर देन हायर ऑफ 50,000 एंड 10% ऑफ कंसिडरेशन. ये एक पॉइंट आएगा. और सेकंड पॉइंट है द डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प वैल्यू एंड द कंसिडरेशन इफ सच डिफरेंस इज मोर देन हायर ऑफ 50,000 एंड 20% ऑफ कंसिडरेशन. ये 20% कंसिडरेशन कब होगा? जब रेसिडेंशियल यूनिट ट्रांसफर होगा. इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी is residential unit which is held as stock in trade by the seller and the transfer is during the period of 12th November 2020 से लेके 30th June 2021 के बीच में हुआ है by way of first time allotment to the buyer and the consideration for transfer 2 करोड़ के नीचे. जब ये रूल फॉलो होगा तब वो 20% वाला खेल होगा. या तो 50,000 या तो कंसिडरेशन का 20%, दोनों में से जो हायर होगा उसे लिया जाएगा. लेकिन 20% तो तब लगेगा जब कोई किसी को फर्स्ट टाइम रेसिडेंशियल यूनिट ट्रांसफर करेगा तब. और टाइम भी बोल दिया 12 नवंबर 2020 से लेके 30 जून 2021 के बीच में. और वैल्यूएशन 2 करोड़ के नीचे का होना चाहिए.
यानी 2 करोड़ या उससे नीचे? बोलो सर, ये इन सिंपल हो गया ना, ये इन सिंपल हो गया, समझ में आ रहा है? अगर आप बोलोगे समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैंने ऑलरेडी आपको ये क्वेश्चन करवा के रखा। देखो, मैं लास्ट दिन आप लोगों को, लास्ट दिन मैंने नहीं, आई थिंक पहला क्लास आदर्श सोर्स का, मैंने एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें आप लोग खुद जवाब दिए थे, मैं नहीं बोला था। मिस्टर ए जो शेयर में डील करता है, उसके दोस्त थे, उनको एनिवर्सरी में 50,000 75,000 का कैश गिफ्ट मिला था बिना कंसिडरेशन का। बुलियन मिला था जिसका मार्केट वैल्यू 60,000 का है। एक प्लॉट ऑफ लैंड भी मिला था, मैंने कैश का भी बात कर लिया था सर, मैंने मनी। प्लॉट ऑफ लैंड माने इमूवेबल, एक प्लॉट ऑफ लैंड जिसका स्टैम्प वैल्यू 5 लाख का है। मिस्टर ए मिस्टर बी से लिया था। The stamp value of which is 5 lakh on that date. Mr. B had purchased the land in April 2009. 2009 में वो जमीन मिस्टर बी ने लिया था, लेकिन 2022-23 में गिफ्ट कर रहा है। Mr. A purchased from his friend Mr. C, who is also dealer in shares, 1000 shares of X Limited, 400 टका करके। मिस्टर सी भी शेयर में ही डील करता है, उसी से शेयर लिया था 400 टका करके, जिसका मार्केट प्राइस है 600 टका। फिर 1 नवंबर को 2022 में मिस्टर ए टू के पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ऑफिस बिल्डिंग का, booked by him 2 years back at 20 lakh. Stamp duty value of the property 1 नवंबर 2022 32 लाख का है, बुकिंग के डेट में 23 लाख का है। He had paid 1 lakh by account pay check as down payment on the date of booking. On 1st March 2023, he sold the plot of land at Faridabad for 7 lakh, जिसको जो उसको दोस्त ने गिफ्ट किया था। आपको पूछा गया था कि कंप्यूट करके बताओ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या कैपिटल गेन क्या होगा। और इंटरेस्टिंगली सर, आप लोगों ने काफी अच्छे से जवाब दिए थे क्लास में कि सर कैश गिफ्ट जो 75,000 मिल रहा है, सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 के तहत टैक्सेबल है। बात समझ में आया सर? 75,000 कैश गिफ्ट क्यों टैक्सेबल किए थे और उसका सेक्शन क्या है? मुझे अच्छे बैठा। हेलो, उस दिन मैंने सेक्शन में डीलिंग नहीं किया था, जस्ट आपको आइडिया दिया था। उस दिन सेक्शन में डील नहीं किया था, जस्ट आइडिया दिया था। आज सेक्शन को डील कर दिया। सेक्शन पढ़ लो तो आसान हो जाएगा, नहीं तो रट्टा लगाना पड़ेगा, और रट रट के ज्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। तो 50,000 के ऊपर का उनको कैश गिफ्ट मिला था, 75,000 का टैक्सेबल हुआ था। बुलियन 60,000 का, मार्केट वैल्यू 50,000 के ऊपर चला गया, पूरा का पूरा टैक्सेबल। प्लॉट ऑफ लैंड जो फरीदाबाद में मिला है बिना कंसिडरेशन का, टैक्सेबल है 5 लाख का। अब यहाँ पर देखो, डिफरेंस ऑफ 2 लाख इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड परचेज फ्रॉम मिस्टर सी, डीलर इन शेयर्स, ये तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, इज नॉट टैक्सेबल एज इट रिप्रेजेंट द स्टॉक इन ट्रेड ऑफ मिस्टर ए, क्योंकि ये दोनों बिजनेस कर रहा है। तो शेयर का बिजनेस मिस्टर ए भी करता है और शेयर का बिजनेस मिस्टर सी भी करता है। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज हिसाब करो, 400 टका में शेयर लिया था, एक्चुअली ये क्वेश्चन हुआ है क्लास में। 600 टका में सेल किया, फेयर मार्केट वैल्यू है, सेल नहीं किया, हाँ सेल किया। मिस्टर ने सोल्ड दी शेयर्स इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस ऑन 23rd जून। तो सेल करके तो कैपिटल गेन होगा, वो अलग बात है, पर 400 का आज का वैल्यूएशन कितना है? 600, तो 200 टका करके 1000 शेयर, 1000 शेयर 200 करके कितना होता है? 2 लाख, है ना सर? 1000 शेयर 200 करके कितना होता है? 2 लाख। अभी स्टोल 2 लाख का आपने हिसाब किया था कि नहीं? डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प वैल्यू, सॉरी, डिफरेंस ऑफ ₹2 लाख जो शेयर बेच के आपको मिला, ठीक है, जो मिस्टर सी से मिस्टर ए ने परचेस किया था,
इज नॉट टैक्सेबल एज इट रिप्रेजेंट द स्टॉक इन ट्रेड ऑफ मिस्टर ए, क्योंकि वो उसका बिजनेस है। सिंस मिस्टर ए इज द डीलर ऑफ शेयर, है ना, क्योंकि वो शेयर में डील करते हैं। इन इट हैज बीन मेंशन दैट द शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली सोल्ड इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस, एज सच शेयर रिप्रेजेंट द स्टॉक इन ट्रेड ऑफ मिस्टर ए, है ना। ये मिस्टर ए का स्टॉक इन ट्रेड का पार्ट है, ये पीजीबीपी का पार्ट हो जाएगा, वो बिजनेस करते हैं उस चीज का। क्योंकि हम लोग यहाँ पर अदर सोर्स कंप्यूट कर रहे हैं ना, हम लोग यहाँ पर अदर सोर्स कंप्यूट कर रहे हैं सर। क्वेश्चन में क्या बोला, इनकम ऑफ मिस्टर ए चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एंड कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम कैलकुलेट करने बोला है क्या? क्वेश्चन बड़ा कि आप बड़ा, क्वेश्चन बड़ा, ठीक है सर। टैक्स तो होगा सर, टैक्स होगा नहीं होगा वो अलग बात है। आपको अदर सोर्स कैलकुलेट करने बोला है, अब अदर सोर्स कैलकुलेट करो, दिमाग उतना लगाओ जितना बोला गया है, ठीक है। दिमाग उतना लगाया करें जितना क्वेश्चन आपको मेंशन कर रहा है। जरूरत से ज्यादा दिमाग आपको हानि पहुंचा सकता है, ठीक है। जरूरत से ज्यादा दिमाग आपको हानि पहुंचा सकता है, इसीलिए बिजनेस इनकम को यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन का एक पार्ट है जो आपको काफी हेल्प करेगा समझने में। ये बार बार ये पॉइंट आ रहा था ना कि जब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बिना कंसिडरेशन का या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में ट्रांसफर होता है बायर के हाथ में, माने जिसको दिया जा रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड द कंसिडरेशन, इफ सच डिफरेंस इज मोर देन 50,000 माने मोर देन द हायर ऑफ 50,000 एंड 10% ऑफ द कंसिडरेशन, तो वो टैक्सेबल होगा। अब वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। अच्छा, इसमें एक 20% का भी खेल है अगर फर्स्ट टाइम रेसिडेंशियल यूनिट अलॉटमेंट है तो। अब देखो खेल क्या है, ये जो मिस्टर ए ने मिस्टर बी से प्रॉपर्टी लिया था, उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दिया था, देखो ऑन 1st November 2022 मिस्टर ए टूक पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफिस बिल्डिंग, इन्होंने बुक किया था 20 लाख पे 2 साल पहले। जब इन्होंने बुक किया था तब मार्केट में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू था, एक सेकेंड, 1 नवंबर 2022 में पोजीशन लिया 2 साल पहले। अच्छा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1 नवंबर 2022 में है 32 लाख, और जिस दिन बुकिंग किया था उस दिन था 23 लाख, माने 1 नवंबर को स्टैम्प वैल्यू था 23 लाख। तो 23 लाख का स्टैम्प वैल्यू है, लेकिन उन्होंने कंसिडरेशन कितना दिया, माने पेमेंट किया 20 लाख। तो 23 लाख बढ़ा कि 20 लाख बढ़ा? ऑब्वियसली 23 लाख बढ़ा, तो डिफरेंस कितना हो रहा है? और उन्होंने 1 लाख का एक डाउन पेमेंट भी किया था, अकाउंट पे ही चेक करो। तो 23 लाख और 20 लाख में डिफरेंस कितना है सर? डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प वैल्यू ऑन द डेट ऑफ बुकिंग एंड द एक्चुअल कंसिडरेशन, डिफरेंस कितना हुआ? 3 लाख का, है ना। ये टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10। अच्छा, ये जो 3 लाख का डिफरेंस है 23 माइनस 20 3 लाख, ये 3 लाख 50,000 से बड़ा है, एज वेल एज कॉन्सिडरेशन के 10% से। कॉन्सिडरेशन का 10% माने 20 लाख का 10% कितना होता है? 2 लाख। ये जो 3 लाख है ये 3,50,000 से भी ज्यादा है और 2 लाख से भी ज्यादा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्स, बीइंग द हायर ऑफ 50,000 एंड 10% ऑफ द कंसिडरेशन, जो होगा वही आएगा, क्योंकि 3 लाख दोनों में से बड़ा है तो 3 लाख ही आपका टैक्सेबल होगा। बोलो सर, बात समझ में आया? সবাই বুঝতে পারছে? क्या सबको समझ में आया सर? ओके सर। तो डिफरेंस 2 लाख को भी एक्सीड कर रहे हैं, है ना। डिफरेंस 50,000 को भी एक्सीड कर रहे हैं।
तो पूरा का पूरा वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगा 3 लाख, जो डिफरेंसेस है। सिमिलर क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट के बारे में बोले तो वहां पर आपको 20% का और 50,000 का हिसाब होगा, वो थोड़ा सा याद रखें, दूसरे क्वेश्चन में आपको मौका मिल ही जाएगा। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सॉल्व करवाया था क्लास में, और उनका एक कैपिटल गेन का भी हिसाब इस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बोला था कि 5 लाख में उनको जो दोस्त से प्लॉट मिला था, बाद में वो 7 लाख में उन्होंने बेचा, तो 2 लाख का उनको गेन हुआ ना, तो वो कैपिटल गेन हो जाएगा। और क्योंकि वो शेयर में डील करता है, शेयर का जो हिसाब है, ये जो शेयर का हिसाब है, ये तो शेयर में डील करते हैं सर, है ना। तो जब आप शेयर में डील करोगे तो शेयर का इनकम आपका कैपिटल गेन नहीं पीजीबीपी है, दिस इज पीजीबीपी, क्योंकि ये दोनों डीलर हैं, ए भी डीलर सी भी डीलर। तो एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेस से क्या करता है, डील ही तो करता है, तो दिस इज डीलिंग्स। ओके, तो डील माने बिजनेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चंस भी आपके साथ मैंने डील किया, और ये सेक्शन को अच्छे से पढ़ना सर, काफी अच्छा सेक्शन है, 56 सब्सेक्शन 2 क्लॉज 10। थैंक यू सर। ओके, ओके सर, ओके। अच्छा, कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट्स है जहां 56 सब्सेक्शन 2 क्लॉज 10 एप्लीकेबल नहीं करना चाहिए, जैसे कि अभी अभी मैंने जो आपको बोला, सेक्शन 56 सब्सेक्शन 2 क्लॉज 10 का मनी, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। बट देयर आर सर्टेन एरिया जहां 56 सब्सेक्शन 2 क्लॉज 10 एप्लीकेबल नहीं करना है। सर कहाँ कर नहीं करना है सर, देखो इंपॉर्टेंट है, ये भी अनदर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 56 सब्सेक्शन 2 अगर क्लॉज 10 अगर इंपॉर्टेंट है, इफ दिस सेक्शन इज इंपॉर्टेंट तो इसका एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट। एनी सम ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, अगर किसी स्पेशल परिस्थिति में आपको कुछ चीजें मिलते हैं, तो सेक्शन 56 सब्सेक्शन 2 क्लॉज 10 एप्लीकेबल नहीं करना है, आउटसाइड द एम्बिट ऑफ सेक्शन 56 क्लॉज सब्सेक्शन 2 क्लॉज 10। जैसे कि जब आपको किसी रिलेटिव से पैसा मिले, या फिर जब आपको मैरिज के टाइम पे मिले, राहुल केएल राहुल को मिला है ना सर, ऑडी वगैरह, केएल राहुल को विराट कोहली, केएल राहुल कौन है, इंडियन क्रिकेटर है ना सर, केएल राहुल किसकी शादी किया सर, अतिथ्या शेट्टी ऐसा कुछ नाम है ना, सुनील शेट्टी का बेटी, आप लोग मेरे से ज्यादा जानते हो। तो इनके शादी में केएल राहुल को बड़ा बड़ा गिफ्ट मिला है, मोस्ट प्रोबेबली विराट कोहली ऑडी गिफ्ट किया है, धोनी एक बाइक क्या बुकेटी या ऐसा कुछ बाइक गिफ्ट किया है, जिसका दाम करोड़ों के आसपास है, ठीक है सर। ये लोग अच्छा कमाते हैं, इनका गिफ्ट भी बड़ा बड़ा ही होगा ना। सो व्हाट इज द पॉइंट, तो जब आपको ऐसा बड़ा अमाउंट गिफ्ट में मिलता है, भले ही वो अमाउंट इधर उधर हो जाए, छोड़ के निकल जाए, बट 56 सब्सेक्शन 2 क्लॉज 10 आपको यहाँ पर इनएक्टिव हो जाता है। रिलेटिव से गिफ्ट मिले, बिना कॉन्सिडरेशन का ही मिलेगा, ठीक है। इसके ऊपर मैंने शायद पहले भी क्लास में एक बार बोला था, इसके ऊपर मार्केट में बड़ा चर्चा हुआ है, केएल राहुल मैरिज गिफ्ट टैक्स फ्री, ठीक है, इसके ऊपर काफी चर्चा रहा है, ठीक है। As per the expert Gauri Chadda, the answer is zero tax. They will not be liable to pay single rupee of the gift received as per gift tax rule. समझ रहे हो सर, एक पैसा उनको टैक्स नहीं देना पड़ा। 2023 के जनवरी में उनका शादी हुआ है, और क्योंकि उनको बड़ा बड़ा गिफ्ट मिला है, तो वहां पर टैक्स का रूल सामने आ गया सर, ठीक है। काफी लोगों ने सवाल उठाया, ठीक है, क्योंकि सलमान खान, जैकी श्रॉफ, ठीक है, बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस उन लोगों को गिफ्ट दिया है। तो क्वेश्चन उठा, ये रेज किया गया था, क्या उनको टैक्स देना है, BMW जैसे लग्जरी कार, लग्जरी हाउस इन मुंबई, ऐसा ऐसा गिफ्ट मिला है। सर क्या किस्मत है ना, किसी के मन में ऐसा चल रहा है, छोड़ो सर, इसके मन में क्या चल रहा है वो बड़ी बात नहीं है, पर मेन बात है कि उनका टैक्स गिफ्ट टैक्स के अंदर फ्री हो गया, ठीक है, बस यही पॉइंट था।
ये देखो, द फादर ऑफ द ब्राइड रिपोर्टेडली गिफ्टेड कपल्स अ फ्लैट worth 50 करोड़। ठीक है, 50 करोड़ का फ्लैट मिला है। क्लोज फ्रेंड सलमान खान गिफ्टेड आतिथ्य लग्जरी ऑडी कार जिसका वैल्यू है 1.64 करोड़ का। ठीक है, जैकी श्रॉफ गिफ्टेड दी ब्राइड 30 लाख शॉफर वॉच। ठीक है, अर्जुन कपूर बॉट हर डायमंड ब्रेसलेट 1.5 करोड़ का। सर फिर भी टैक्स फ्री? हाँ सर, गिफ्ट है ना, क्योंकि रूल कहते हैं 50,000 के ऊपर अगर चला जाता है, when these gifts are India are taxable if their aggregate value during the year exceeds 50,000 as income from other source, this does not apply to weddings। ठीक है, नॉर्मली तो टैक्सेबल होना चाहिए, पर वेडिंग्स में नहीं होता है। ठीक है सर, आप लोग एक सेकेंड थोड़ा सा प्रोविजंस को मैं पढ़ो। ठीक है, मैं अभी आपको बात करता हूँ आपसे, एक सेकेंड होल्ड करो सर, एक इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं अभी बात करता हूँ आपसे, जस्ट गो थ्रू। हाँ सर, कनेक्टेड हो आप लोग? हेलो? Yes. ओके सर, तो अगर आपको रिलेटिव से मिलता है, शादी ब्याह में मिलता है, तो टैक्सेबिलिटी नहीं है। अंडर विल और बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है, विल करके आपका दादाजी, आपका पापा आपको गिफ्ट करके क्या है, इन कॉन्टेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर और डोनर। ठीक है, एज द केस में भी, मैंने डेथ में अगर कोई पेयर किसी को डोनेट करता है, डोनर के तौर पे दान करके जाते हैं, तो भी फ्रॉम एनी लोकल अथॉरिटी से अगर आपको कुछ मिलता है, फ्रॉम एनी फंड ऑफ फाउंडेशन और यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हॉस्पिटल्स और अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन और एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इस तरह का कुछ भी अमाउंट अगर आपको मिलता है, फ्रॉम और बाई एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन और रजिस्टर्ड बाई एनी फंड और ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन और एनी यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बाई वे ऑफ ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। अगर कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को कैपिटल गेन में सेक्शन 47 सबसेक्शन 1 4 5 6 7b 7d 7 ट्रांसफर ही नहीं माना गया कैपिटल गेन में सेक्शन from an individual by a trust created by or established solely for the benefit of relative or for the individual from such class of person and subject to such condition as may prescribed। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस है। अगर ये सारा कंडीशन फुलफिल हो जाता है ना सर, अगर ये सारा कंडीशन फुलफिल हो जाता है तो फिर सेक्शन 56 सेक्शन 2 क्लॉज 10 को एप्लीकेबल नहीं करना। अच्छा, कुछ स्पेशल पॉइंट बाद में आया है सर, उसे भी एक बार रीड कर लो। जैसे ये 2020 में कोविड-19 के टाइम पे चालू हुआ, कोविड-19 जब चालू हुआ, by an individual from any person in respect of any expenditure actually incurred by him on his medical treatment or treatment of any member of his family for any illness related to COVID-19 subject to condition notified by the central government। किसी को कोई पैसा मिल रहा है अपने ट्रीटमेंट के लिए या अपने फैमिली मेंबर के ट्रीटमेंट के लिए कोरोना में, ठीक है, कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है तो ये भी टैक्स फ्री हो जाता है।
भाई ये मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ ए डिजीज्ड पर्सन, डिजीज्ड पर्सन की फैमिली को अगर कुछ मिलता है फ्रॉम द एम्प्लॉयर ऑफ द डिजीज्ड पर्सन, एम्प्लॉयर दे रहा है, ठीक है, अपने एम्प्लॉय के फैमिली को, विदाउट एनी लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी दो, नेक काम में, नेक काम है ना सर, नेक समझते हो, नेक माने एकदम आदर्श काम है, नेकी और पुछ पुछ माने जब दिल में नेकी है तो फिर चिंता नहीं करना चाहिए, एकदम दिल खोल के करो, जिसको जितना देना है दो, जो देगा उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लेगा उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रॉम एनी अदर पर्सन और पर्सन टू द एक्सटेंट दैट सच सम और एग्रीगेट ऑफ सच सम लेस देन इक्वल्स टू 10 लाख, ये भी एक लिमिट दे दिया, 10 लाख या 10 लाख से कम है कोई दूसरे लोगों से तो भी टैक्स फ्री है। Where the cause of death of such person is illness related to COVID-19 and the payment is received within 12 months from the date of death of such person, tax free, subject to such other condition notified by central government, तो भी जीएसटी मैंने सॉरी इनकम टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा, 56 सेक्शन 2 क्लॉज 10 एप्लीकेबल नहीं करेंगे। आशा करता हूं बात समझ में आया सर। और रिलेटिव, बार बार रिलेटिव का पॉइंट आता है ना, तो रिलेटिव कौन है, ये जीएसटी में भी बोला गया जाता है और यहाँ पर भी रिलेटिव बंदे, यहाँ से कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट में रिलेटिव कौन है, स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, माने हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, ब्रदर सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, ब्रदर और सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, एनी lineal ascendant or descendant of the individual, any lineal ascendant or descendant of the spouse of the individual, spouse of any of the persons referred in section 1 and 4, किसी का भी स्पाउस हो सकता है, ठीक है, मैंने हस्बैंड का वाइफ, वाइफ के हस्बैंड, और अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, मैंने ज्वाइंट फैमिली है ना, तो कोई भी मेंबर हो सकता है रिलेटिव के अंदर, रिलेटिव जॉइंट, इन जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट रिलेटिव मीन्स एनीबॉडी फ्रॉम द फैमिली, मैंने होता है ना चाचा का, मैंने काका जेठू मामा, ऐसा होता है ना, कोई भी ज्वाइंट फैमिली में से कोई भी हो सकता है। तो इतना सुंदर बोल दिया है, फैमिली का मतलब बोल दिया, फॉर द पर्पस ऑफ फैमिली द स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल, पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स ऑफ द इंडिविजुअल और एनी ऑफ देम होनली और मेनली डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल, इसे कहते हैं फैमिली। याद रखना सर, फैमिली कौन है, रिलेटिव कौन है, एज पर सेक्शन ये सब चीजें थोड़ा सा याद रखना पड़ता है, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि बात समझ में आया होगा। सर अब जो बातें सामने आएगा इसका नाम है टैक्स और टीडीएस इम्प्लीकेशंस ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। जब इनएडिक्वेट कंसिडरेशंस में कोई ट्रांसफर, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है तो इन दी हैंड्स ऑफ सेलर क्या होता है और इन दी हैंड्स ऑफ बायर क्या होता है, इसके ऊपर बातचीत करना है, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग आगे आगे क्वेश्चंस भी सॉल्व करना पड़ेगा कि टीडीएस दिया है कि नहीं दिया, दिया है तो कितना दिया, ठीक है। इसके ऊपर काफी अच्छा क्वेश्चंस भी है जो आपको सॉल्व भी करना है और समझना भी पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। चलो पहले प्रोविजंस को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चंस पे गोताखोरी लगाएंगे, है ना सर। ऐसे बड़ा आसान है सर, ये फॉर्मेट थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है पर आसान है। देखो वी ऑल नो दैट कि टीडीएस क्या होता है, इन सिंपल टीडीएस का मतलब होता है जब किसी को कोई पेमेंट करो, टैक्स काट के करो, टैक्स वो भी टैक्स ही होता है, टैक्स और टीडीएस में कोई फर्क नहीं है। टीडीएस का मतलब क्या है, वो सोर्स से ही टैक्स काट के बाकी पेमेंट आपको करेगा। जैसे कि आपको पता है आप केबीसी जीत के आओगे, आप ड्रीम 11 से 10,000 से ज्यादा कमाओगे, ठीक है, तो आपको क्या है सर, जब भी आपको पेमेंट करेगा ना 30% टीडीएस काट के पेमेंट करेगा, तो टीडीएस क्या हो गया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स हो गया, तो उसी को टीडीएस कहते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जब कोई किसी को इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में, तब टैक्स और टीडीएस का क्या इंप्लीकेशंस होते हैं, और इन दी हैंड्स ऑफ सेलर क्या होता है और इन दी हैंड्स ऑफ बायर क्या होता है, दिस इज द एरिया। तो थोड़ा सा सुन लो, जैसे एक चीज सुनो सर, बात है इमूवेबल प्रॉपर्टी का,
माने लैंड बिल्डिंग टाइप का, या तो बोथ, लैंड बिल्डिंग और बोथ। इफ लैंड बिल्डिंग हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, तो मैं सबसे पहले सेलर की साइड से बात कर रहा हूँ, जो सेल कर रहा है, माने जो ट्रांसफर कर रहा है। सर इस क्वेश्चन को करते करते आपको थोड़ा कैपिटल गेन का भी याद आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है वो तो कैपिटल ट्रांसफर होता है ना, कैपिटल एसेट, तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर कैपिटल गेन का भी हिसाब किताब आ जाएगा सर। एंड मजा का बात ये सर, आप सबको ये सेक्शन पता है क्योंकि हम लोग हाल फिलहाल में कैपिटल गेन कवर किए हैं। बायर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपके साथ अलग से बात करना पड़ेगा, तो आपको समझ में आ भी जाएगा। लेकिन एकदम ना शांति से सुनो, और बाद में घर पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना फॉर्मेट को, माने ये जो चार्ट है इसको। इफ लैंड बिल्डिंग हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड माने आपका धंधा है बिल्डिंग का, लैंड बिल्डिंग का ट्रेडर हो आप, बेचा बेची करते हो, बेचना खरीदना यही काम है, इसको धंधा बोलते हैं। धंधा इन द इज नॉट अ बैड वर्ड, हाँ सर, डोंट टेक इट इन द बैड सेंस। धंधा वर्ड यूज करते हैं, नॉर्थ इंडिया में तो काफी चलता है। नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडियन कल्चर में जब दो नॉर्थ इंडियन एक दूसरे के साथ मीट करता है, दिल्ली साइड के लोग या राजस्थान साइड के लोग, तो ऐसे बात करते हैं, और बताओ घर में सब ठीक ठाक, धंधा पानी कैसा चल रहा है, ठीक है। ये सर नॉट टिपिकल नॉर्थ इंडियन मीटअप सर, ठीक है, টিপিক্যাল নর্থ ইন্ডিয়ান মিটআপ ऐसे ही होता है। বেঙ্গলিজ में हम लोग ऐसे नहीं करते, আমরা বাংলাতে কি করি, সব ভালো তো, বাড়ির সবাই ভালো আছে তো, ব্যবসার কথা খুব একটা জিজ্ঞাসা করি না, ঠিক আছে, সব ভালো আছে কিনা এটাই জিজ্ঞেস করি, ব্যবসা নিয়ে খুব একটা কথা আমরা তুলি না। हम लोग क्या एंटी बिजनेस माइंडेड है सर, पता नहीं। चलो सर, चाहे आप एंटी बिजनेस माइंड हम लोगों के मन में घुस गया है वो अलग बात है, पर सर आपको बिजनेस माइंड होना पड़ेगा, क्योंकि देश को तरक्की करवाना है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज मस्ट, ठीक है। आइडियोलॉजी एक तरफ अलग बात है, किसी का खराब थोड़ी ना चाहते हैं सर, बट सर बिजनेस का तरक्की होना चाहिए, हर स्टेट में होना चाहिए, इकोनॉमी का डोर पब्लिक के हाथ में होना चाहिए। नहीं होगा ना, क्योंकि सदियों से, मैंने फ्रॉम जनरेशन, बिजनेस तो पब्लिक ही करता है, और पब्लिक बिजनेस नहीं करेगा तो कौन करेगा। चलो कोई बात नहीं। इफ लैंड बिल्डिंग आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, सेक्शन 43 CA विल अप्लाई। और जब लैंड बिल्डिंग कैपिटल एसेट के तौर पे आपके पास है, माने आप बेसिकली धंधा नहीं करते, बिजनेस नहीं करते लैंड बिल्डिंग का, तो तब ये 50C का अंदर आ जाएगा, ठीक है। सो पहले 43 CA देखते हैं, फिर 50C देखते हैं, एक साथ दोनों कंफ्यूज हो जाओगे। 43 CA क्या कहता है, इज द डेट ऑफ एग्रीमेंट डिफरेंट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्वेश्चन है, इज द डेट ऑफ एग्रीमेंट डिफरेंट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इफ यस, इफ डेट ऑफ एग्रीमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो फिर क्या देखना पड़ेगा सर, आप लोगों को पता है ये वाला कॉन्सेप्ट, होल और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड, जितना आपको रिसीव होगा, होल और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक्स। ये अनदर क्वेश्चन है कि जो पेमेंट आपको मिला है, 43 CA मैंने पढ़ाया, क्या आपको जो पेमेंट रिसीव हुआ है, सेलर को जो पेमेंट रिसीव हुआ है, क्या अकाउंट पे ही चेक के थ्रू से हुआ है, बैंक ड्राफ्ट, TCS या प्रेस्क्राइब मोड से हुआ है। अगर हाँ है, अगर हाँ है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट में बी टेकन एज द फुल वैल्यू कंसिडरेशन। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट डेट में जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, उसी को फुल वैल्यू कंसिडरेशन लिया जाएगा इफ सच SDB exceeds 110% ऑफ द एक्चुअल कंसिडरेशन। आपको पता है कैपिटल गेन में ऑलरेडी कर चुके हो। अरे सर बोलो, कर किया कि नहीं किया ये वाला कॉन्सेप्ट कैपिटल गेन में, हाँ या ना। ना बोलोगे तो फिर दिखा दूंगा, मैंने अभी ओपन करके दिखा दूंगा कि पढ़ा है। बोलो सर, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, रिवाइज नहीं किए इसलिए चुप हो। हाँ सर, सब कनेक्टेड है कि नहीं नीरज, बोलो। Yes. এই কনসেপ্টটা ভুলে গেলে সবাই। कैपिटल गेन चैप्टर है,
আমরা কত সুন্দরভাবে এই জিনিসটাকে শিখলাম আর সবাই এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে হবে। 43 CA, इसीलिए ना पढ़ाई रेगुलरिटी में मेंटेन करना चाहिए, नहीं तो एक कान से घुसेगा दूसरे कान से निकलेगा और फिर बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आज पढ़ के फिर 2 महीने बाद किताब ओपन करोगे, फिर ऐसा ही होगा। ऑलवेज एक रेगुलरिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है सर। ये देखो प्रॉब्लम क्या है ना, सर पढ़ा दिया, अब कॉपी किताब चैप्टर और ओपन ही नहीं होगा। 43 एग्जामिशन से पहले ही शायद है। 50C भी बोला था और उससे पहले ये देखो ये नहीं था। सेक्शन 50C स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% से ज्यादा होगा ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल। हाँ सर, और इससे पहले 43 CA में भी ये मैंने ये चीज बोला है। तो 43 CA में आपका बिजनेस में आ जाएगा। सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा हूँ, कैपिटल गेन में आपका 50C का एरिया है। सॉरी सॉरी सॉरी, पीजीबीपी पीजीबीपी के अंदर आपको 43 CA मिल जाएगा, मैं गलत बोल दिया सर। और 50C आपको कैपिटल गेन में मिलेगा, मैंने दोनों जगह में ही बोला हुआ है सर। तो आपको बस ये देखना है, ये जो 100 SDB ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट मे बी टेकन एज द फुल वैल्यू कंसिडरेशन if such SDB exceeds 110% of the actual consideration। एग्रीमेंट डेट का SDB लेना है अगर फुल वैल्यू कंसिडरेशन if such SDB exceeds 110% of the actual consideration। अगर एक्चुअल कंसिडरेशन 110% से ज्यादा हो जाए तो उसे लेना है। पीजीबीपी का नोट्स अगर आपके पास है तो आप उससे भी चेक करो, आपके पास तो होगा, बिल्कुल होगा। 43 CA, अरे है सर है, कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, सब यही रहेगा। 40B उसके बाद ही मैंने पढ़ा है, 43A 43B और इसके बाद ही आएगा 43C। ये रहा, देखो तो देख के बताओ मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, याद आ रहा है कि नहीं। एक्चुअल कंसिडरेशन 100 लाख का, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 120 लाख का, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 130 का, फुल वैल्यू कंसिडरेशन 120 का। हाँ, ऐसा काफी एग्जाम्पल किए हैं सर, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ किया हुआ है, सब किया हुआ है सर। थोड़ा सा पढ़ेंगे तो ये तब ना याद रहेगा सर। चलो ठीक है, पढ़ लो सर पढ़ लो, पेंडिंग रखोगे मुश्किल में आ जाओगे। अच्छा देखो, नाउ क्वेश्चन इज दैट सर, मैं वापस रिपीट करता हूँ बात को। टीडीएस का एप्लीकेशन क्या है इन द हैंड्स ऑफ सेलर इफ लैंड बिल्डिंग इज स्टॉक इन ट्रेड 43C अप्लाई बिकॉज ये आपका बिजनेस है। अगर कैपिटल एसेट है तो 50C विल अप्लाई बिकॉज तब आपका ये कैपिटल एसेट है, कैपिटल गेन एप्लीकेबल होगा। 43CA में क्वेश्चन क्या करना है, अच्छा 50C दोनों को एक साथ पढ़ो अभी, ठीक है। जब कैपिटल एसेट है तो भी जो क्वेश्चन करेंगे स्टॉक इन ट्रेड में भी सेम क्वेश्चन करेंगे। इज द डेट ऑफ एग्रीमेंट डिफरेंट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इफ आंसर इज यस देन सेकंड क्वेश्चन आएगा। सेकंड क्वेश्चन यही है, होल और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक और अकाउंट पर और इलेक्ट्रॉनिक मोड में मिला है क्या। इफ यस है then stamp duty value on the date of agreement may be taken as the full value consideration if such SDB exceeds 110% of the actual consideration। सर अगर यहाँ पर आंसर नो होता, ठीक है, इज द डेट ऑफ एग्रीमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज डिफरेंट, ठीक है, मैंने ना आंसर ना होता, मैंने डेट ऑफ एग्रीमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, द आंसर इज नो, then SDB on the date of registration may taken as full value consideration if SDB exceeds 110% of the actual consideration। दोनों में फर्क देखो, यहाँ पर बोलते हैं SDB on the date of registration में भी taken as full value consideration, यहाँ पर बोलते हैं SDB on the date of agreement में भी taken as a full value consideration। ये registration date का SDB है, ये agreement date का SDB है, this is the difference। agreement date और registration date अलग होता है, ठीक है। ये यहाँ पर मैं आपको यही चीज बताया था, ये देखो, ये देखो एग्रीमेंट डेट एंड रजिस्ट्रेशन डेट अलग है ना।
एग्रीमेंट डेट का वैल्यू, रजिस्ट्रेशन का वैल्यू, एग्रीमेंट डेट, रजिस्ट्रेशन डेट अलग है। तो कौन सा वैल्यू कब लेना चाहिए वही चीज बता रहा है, इन द हैंड्स ऑफ सेलर, इन द हैंड्स ऑफ सेलर। ये है 43 CA एंड 50 C। समझ में आ गया सर? वापस रिपीट हो गया, वापस रिपीट हो गया। नाउ लेट कम्स टू द पार्ट ऑफ द बायर पार्ट। अब इन द हैंड्स ऑफ बायर, बायर के लिए भी कुछ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? इज द डेट ऑफ एग्रीमेंट डिफरेंट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? इफ यस, फिर सेकेंड क्वेश्चन, होल और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन पेड, रिसीव तो नहीं करेगा ना बायर, बायर तो पे करेगा। क्या क्या बायर ने प्रेस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड में पेमेंट किया, लाइक अकाउंट पे चेक, बैंक ड्राफ्ट, ECS एटसेट्रा? इफ आंसर इज यस, then SDB on the date of agreement may be considered. SDB on the date of agreement may be considered. ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एग्रीमेंट डेट का माना जाएगा। अच्छा, कौन सा वैल्यू होगा? अब खेल में मजा आ जाएगा। अभी आपने पढ़ा, डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड द एक्चुअल कंसिडरेशन विल बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56 सब्सेक्शन 2 क्लॉज 10 इफ सच डिफरेंस इज मोर देन द हायर ऑफ 50,000 एंड 10% ऑफ द कंसिडरेशन। अभी क्वेश्चन किए, हेलो, अभी क्वेश्चन किए कि नहीं किए 56 सब्सेक्शन 2 क्लॉज 10 पे? अरे अभी तो किए 23 लाख 20 लाख और उसका डिफरेंस। पूजा गलो कि गलो ना? यस सर। इजी है सर, लेकिन कनेक्टेड रहोगे तब ना। देखो फिर से क्वेश्चन है बायर के हाथ में, क्या डेट ऑफ एग्रीमेंट डिफरेंट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन? इफ आंसर इज नो, then SDB on the date of registration would be considered. Or again, difference of between stamp duty value and actual consideration will be taxable under section 56 subsection 2 clause 10 if such difference is more than the higher of 50,000 and 10% of the consideration. ये बायर का एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा एक और एक कॉन्सेप्ट है, इज द कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग लेस देन 50 लाख का है क्या? अनदर क्वेश्चन, क्या कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग लेस देन 50 लाख है क्या? इफ transfer of landed building less than 50 lakh, then no tax is to be deducted. If yes, if no, then 1% deductible at the time of credit or payment, whichever is earlier under section 194 clause 1A. TDS काट लिया जाएगा। अगर 50 लाख से ज्यादा है, ठीक है, is the consideration for transfer of land and building less than 50 lakh? क्या 50 लाख से ज्यादा दाम का बिल्डिंग है, लैंड बिल्डिंग है? इफ यस, ठीक है, देन नो टैक्स इज टू बी डिडक्टेड। मैंने लेस देन है क्या? 50 लाख से कम है क्या? मैंने आंसर इज हाँ, 50 लाख से कम है, मानो 45 लाख है, तो फिर कोई टैक्स डिडक्टेड नहीं होगा, TDS कुछ नहीं काटेगा। बट अगर 50 लाख से ज्यादा है तो 1% TDS काटेगा, जो गवर्नमेंट के घर में जमा होगा। कौन सा सेक्शन है इसके लिए? 194 1A, 194 1A TDS का सेक्शन है, TDS का सेक्शन। बोलो सर, इतनी सी बात है, क्लियर है कि नहीं? 43 CA याद आना चाहिए, 50 C ये भी याद आ जाना चाहिए, और अभी आपको मैं 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 भी पढ़ाया, वो भी समझ में आ जाना चाहिए। बस एक ही पॉइंट नया होगा, ये वाला पॉइंट है, और वो भी आपको पता लग गया। 50 लाख के नीचे का घर होगा, नो टैक्स डिडक्टेड। 50 लाख के ऊपर का लैंड बिल्डिंग होगा तो फिर 50 लाख के ऊपर का लैंड बिल्डिंग होगा तो 1% TDS काट के पेमेंट होगा। बोलो सर, बोझा कैसे? ये सर नो? यस सर। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 पे कुछ और भी पॉइंट्स हैं। डिस्कस द टैक्सेबिलिटी और अदरवाइज ऑन द फॉलोइंग इन द हैंड्स ऑफ रिसिपेंट। अखिल, कौन है अखिल? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर है, 75,000 इन कैश अपने नीज से ले रहा है, ठीक है।
नीस ऑफ अखिल। नीस कौन है? अखिल के डॉटर ऑफ अखिल सिस्टर, ठीक है, मैंने भागनी। बंगाली में हम लोग क्या बोलते हैं? बंगाली एज वेल एज हिंदी में भी बोलते हैं भांजी या भागनी, ठीक है। अपने बहन का बेटी रे बाबा, बहन की बेटी। तो अखिल HUF received 75,000 cash from niece of Akhil. Akhil is the कर्ता of the HUF. टैक्स स्टेटमेंट बता रहा है। नितिशा, a member of her father's HUF, transferred a house property to the HUF without consideration. नितिशा जो अपने फादर्स का HUF का मेंबर है, क्योंकि उसका फादर उसका कर्ता है, हेड है, हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया बिना कंसिडरेशन का। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी 9 लाख। Mr. Akshat received 100 shares of A Limited from his friend as a gift on occasion of his 25th marriage anniversary. Fair market value of the date of was 100 per share. He also received jewelry worth rupees 45,000 fair market value from his nephew on the same day. Gift में मिला है। So they just ask you tax treatment क्या होगा? बोलो टैक्स स्टेटमेंट क्या करेंगे सर? पहले तो मुझे ये बताओ 75,000 का टैक्स स्टेटमेंट क्या होगा? क्या 75,000 का टैक्स स्टेटमेंट करेंगे सर? हाँ सर। टैक्सेबल 75,000? यस सर, टैक्सेबल। अखिल के हाथ में टैक्सेबल क्यों होगा सर? टैक्सेबल बताओ। फिर 50,000 एग्जिट कर दिया। 50,000 एक्सीड कर गया, थैंक यू सर। 50,000 एक्सीड कर गया ना, 50,000 एक्सीड कर गया, अप टू 50,000 तक चलता सर। अच्छा, नितिशा को मिला है, नितिशा जो अपने फैमिली को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, ये टैक्सेबल होगा? पहला वाला टैक्सेबल है 75,000, सेकेंड वाला क्या 9 लाख टैक्सेबल होगा? नो सर। सर ये नहीं होगा। नितिशा जो अपने फैमिली को दिया है ना, immovable property received without consideration by a HUF from its relative is not taxable under section 56 clause 2 subsection 2 clause 10. Since Nitisha is a member of the HUF, she is a relative of the HUF, है ना? वो HUF का क्या बन गया सर? रिलेटिव है। However, income from such asset would be included in the hands of Nitisha under section 64 subsection 2. अगर उस एसेट से कुछ इनकम होगा तो वो नितिशा के हाथ में टैक्सेबल होगा। ये क्लबिंग का सेक्शन है 64, ठीक है, ट्रांसफर के हाथ में टैक्सेबल होता है। क्लबिंग ऑफ इनकम में बताया जाएगा आपको। अब जिन लोगों ने कर लिया क्लबिंग उनको पता होगा। क्लबिंग ऑफ इनकम बोल के एक चैप्टर आता है, उसमें ये बताया जाता है कि अगर उस पर्टिकुलर एसेट से कुछ इनकम जनरेट होता है तो वो ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल होता है। अच्छा, क्वेश्चन में और एक पार्ट था, अक्षत 100 शेयर ट्रांसफर कर रहा है, रिसीव कर रहा है अपने फ्रेंड से मैरिज एनिवर्सरी में, जिसका मार्केट वैल्यू है 100, और ज्वेलरी भी रिसीव कर रहा है 45,000 का। क्या करेंगे सर अक्षत का? सर 100 शेयर 100 करके कितना होता है? 10,000, 10,000 होता है ना शेयर का वैल्यू। बिना कंसिडरेशन का आप रिसीव कर रहे हो। अच्छा, क्या सिर्फ शेयर रिसीव कर रहे हो? सर शेयर भी रिसीव कर रहे हो और साथ में 45,000 का ज्वेलरी भी रिसीव कर रहे हो। तो पॉइंट इज दैट यहाँ पर किसी एक से क्या मिला वो मायने नहीं रखता, एग्रीगेट में आपने टोटल 55,000 रिसीव कर लिया, जो ग्रेटर देन 50 के हैं तो टैक्सेबल हो जाएगा पूरा का पूरा, टैक्सेबल हो जाएगा पूरा का पूरा।
बात समझ में आया सर? बात समझ में आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. और लास्ट में एक और क्वेश्चन था, किसान हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली gifted a car to son of Karta for achieving good marks in class 12 board examination. एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली उसने अपने ही बच्चे को गिफ्ट किया, ठीक है, कितने का वैल्यू? 5,25,000 का। तो फैमिली अपने ही फैमिली मेंबर को कार गिफ्ट कर रहा है, टैक्सेबल है? ना, नहीं सर। नो सर। ठीक है, कार इज नॉट इंक्लूडेड। पहला बात तो सर यहाँ पर क्या है कि कार जो है ना वो प्रॉपर्टी के डेफिनेशंस में ही नहीं आता, प्रॉपर्टी के डेफिनेशंस में कार नहीं आता है, इसीलिए ये टैक्सेबल नहीं है। सेक्शन 56 सब्सेक्शन 2 क्लॉज 10 का जो पर्पस है उसमें प्रॉपर्टी के बारे में बार बार बात कहा है और उसमें कार को प्रॉपर्टी ही नहीं माना गया, इसलिए कार देने से टैक्सेबल तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर प्रॉपर्टी का पूरा डेफिनेशन दिया था आपको, मैं तब पढ़ा रहा था हल्का सा। प्रॉपर्टी क्या होता है इसके बारे में ना एक लिस्ट भी है, ये देखो। प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट में इमूवेबल प्रॉपर्टी बिंग लैंड, बिल्डिंग, शेयर सिक्योरिटी, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, वर्क ऑफ आर्ट, ये सब एसेट है। पर प्रॉपर्टी कार नहीं है यहाँ पर, कार ही नहीं है यहाँ पर, कार प्रॉपर्टी के डेफिनेशंस में ही नहीं है। तो जो प्रॉपर्टी नहीं है वो ट्रांसफर करने से क्या फर्क पड़ेगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, नील है, नो टैक्स। तो सर ऐसे पढ़ाई करना है, प्रोविजंस भी और उसका एप्लीकेशंस भी। अगर क्लियर कट करके प्रोविजंस को पढ़ते हो और उसका एप्लीकेशंस को भी पढ़ते हो, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई दिक्कत होना चाहिए। दिक्कत तो तब हो जाएगा जब बिना प्रोविजंस पढ़े हम लोग बिना मेहनत का सोचते हैं। चलो सर, ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये आप लोग घर पे ट्राई करना, मिस्टर हरी वाला क्वेश्चन मस्ट ट्राई। मैं इसका आंसर आप लोगों को वीडियो फॉर्मेट में शेयर करूंगा, आप लोग पहले ट्राई करो, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट्स है तो वहां पर भी मिल जाएगा, ठीक है, स्टडी नोट है तो वहां पर भी मिल जाएगा। मिस्टर हरी जो प्रॉपर्टी डीलर है, ये क्वेश्चन घर पे ट्राई करना, मैं इसका आंसर वीडियो समेत आपको शेयर करूंगा, आप लोग फिर उसको अंडरस्टैंड कर लेना। इतना आसान नहीं है ये क्वेश्चन, ट्रिकी है, बट मस्ट ट्राई है। मैं इसका वीडियो भी शेयर कर दूंगा लिंक, ठीक है। अगर उसके बाद भी किसी को कोई डाउट है वो जरूर मुझे पूछे, ठीक है सर, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट क्लास दुर्गा पूजा के बाद ही होगा, ठीक है, लाइव क्लास का बात कर रहा हूँ। हाँ, किसी को अगर रिकॉर्डेड चाहिए होगा वो मेरे से लिंक कलेक्ट कर लेना, ठीक है। जितना भी क्लासेस चाहिए आप सारा लिंक कलेक्ट करके क्लास घर पे कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके बाद लाइव क्लास मैं आप लोगों को दुर्गा पूजा के बाद ही करवाऊंगा, बस एज पर रूटीन कल लास्ट क्लास होगा, ठीक है, थर्सडे। उसके बाद दुर्गा पूजा खत्म होने के बाद होगा। मैंने मोटा मोटी 10वीं के बाद 2 दिन छोड़ के मान के चलो, ठीक है सर। मैं व्हाट्सएप में सबको अपडेट कर दूंगा कि दुर्गा पूजा में कितना दिन छुट्टी रहेगा। वो तो नॉर्मली जो पूजा का जो 4 दिन है वो तो है ही, इसके अलावा 10वीं के बाद और भी 2 दिन मान के चलो, फिर उसके बाद वापस लाइव क्लास स्टार्ट होगा। इन द मीन टाइम जिनका एग्जाम है वो प्लीज मेरे से रिकॉर्डेड वगैरह जो भी क्लासेस है, जो भी चैप्टर का टॉपिक मिसिंग लग रहा है आपको, कलेक्ट करो, रिवीजन करो। जिनका एग्जाम है उनको पढ़ना ही होगा सर, कुछ कर नहीं सकते। आप रिविजन करो, रिपीट करो, रिकॉर्डिंग देखो, कोई डाउट है पूछो, टाइम मिलेगा तो मैं जरूर बता दूंगा, ठीक है। एग्जाम जिनका है उनको तो बोलना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर, आज इतना ही है फिर। और ये जो क्वेश्चन मैंने ओके आपको सर। बोला ना, ठीक है, ये क्वेश्चन मस्ट ट्राई, और अदर सोर्स का नोट्स के पीछे जितना भी क्वेश्चन है वो सारा ट्राई कर लेना एक बार, ठीक है। अदर सोर्स नोट्स के पीछे आपको काफी सारा क्वेश्चन मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी एक बार देख लेना, ठीक है।
मैं सारा क्वेश्चंस और नोट शेयर कर देता हूँ। मस्ट ट्राई सर। और ये जो हरी वाला क्वेश्चंस है ये थोड़ा आप लोगों को प्रॉब्लम कर सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले ट्राई करो, उसके बाद मेरे से वीडियो लिंक ले लो, जो भी अंडरस्टैंड करना है अंडरस्टैंड कर लो, बट मस्ट ट्राई फर्स्ट, ठीक है? क्योंकि ये वही 43 CA, ठीक है, उसी का है। आप चाहो तो आंसर देख भी सकते हो, पर अगर समझ में ना आए तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा दिक्कत करेगा, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो लिंक लेके अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट कर लेना। ओके, सनॉन, नील, प्रिया, राहुल, शालिनी, ओके सर? यस, ठीक है सर, बाय बाय। बाय सर।